नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियों के झगड़े के चलते बीमा होने के बावजूद कैशलेस इलाज को लेकर हम निश्चिंत नहीं हो पाते। इसकी वजह है अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच चल रही खींचतान। पिछले महीने विवाद इतना बड़ा कि अस्पतालों ने कैशलेस इलाज ही रोक दिया। बाद में कुछ समझौता हुआ, लेकिन जमीन पर आज भी कहां क्या स्थिति है कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि हॉस्पिटल्स के रेट लिस्ट को बीमा कंपनियां सही नहीं मानती और बिल में काट-छांट अस्पतालों को मंजूर नहीं है। अस्पताल कहते हैं कि बीमा कंपनियां उनके साथ अन्याय कर रही हैं। कंपनियां 15-20 साल पुराने रेट पर इलाज चाहती हैं, मनमाने तरीके से बिलों में कटौती कर देती हैं, क्लेम का पेमेंट करने में देरी करती हैं, कई बार तो क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। अस्पतालों का यह भी कहना है कि प्री ऑथराइजेशन और डिस्चार्ज की प्रोसेस बहुत ज़्यादा सुस्त है और जटिल भी। रोबोटिक्स और मॉडर्न दवाओं का पैसा देने से भी इनकार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनियां हैं जो कहती हैं कि उनके लिए IRDAI है जो रेट फिक्स कर देता है, लेकिन हॉस्पिटल्स पर कोई लगाम नहीं है। वो मनमाने पैसे वसूलना चाहते हैं। इलाज महंगा होगा तो क्लेम भी महंगा होगा और उनके बैलेंस शीट पर दबाव आएगा और वो प्रीमियम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए बीमा रेगुलेटर IRDAI ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। अब कंपनियों और अस्पतालों के लिए एक शेयर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क बनाने पर काम हो रहा है। एक ऐसा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या ये समाधान है? आगे इसका क्या रास्ता होगा? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र शाह और TPA एक्सपर्ट और मेडी एसिस्ट के कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल अरोड़ा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शाह, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक पक्ष है हॉस्पिटल्स का और हॉस्पिटल्स के साथ ये है कि वहाँ पे ही मरीज पहुँचता है। अब मरीज ये नहीं समझता कि आपके और TPA के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या झगड़ा है, लेकिन जो परेशानी होती है वो उसे भुगतनी पड़ती है। अब इसके लिए जिम्मेदार किसे माने? नहीं, आपने सही तरीके से बताया है, क्योंकि हॉस्पिटलों का जो प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस कंपनी लंबे टाइम तक उसके चार्जेस वगैरह रिवाइज नहीं करते हैं और इसीलिए हॉस्पिटल को बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए हमने कई बार उन्होंने से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनका सॉल्यूशन लाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो लास्ट 2 इयर्स में हमको कई इंश्योरेंस कंपनियों के सामने कैशलेस की सुविधाएं पेशेंट को बंद करनी पड़ी थी। हमको हॉस्पिटल वाले को भी दुख होता है कि हमको हमारे मरीज की ट्रीटमेंट के लिए उनको रीएम्बर्समेंट में जाना पड़ता है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है कि हम पेशेंट का हित ज्यादा देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का हित नहीं देखते। इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ाते जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का रेट्स वगैरह है वो रिवीजन के लिए तैयार नहीं होते। कई बातों में आपने सही बताया कि 7, 8, 10 साल तक वो रिवीजन नहीं होता है, इसीलिए हॉस्पिटल के कैश फ्लो पे बहुत भारी असर पड़ता है। और जब भी रीएम्बर्स जो भी कैशलेस सेटलमेंट होता है उसके लिए भी वो लोग पैसा काट के भेजते हैं, इसीलिए और दिक्कतें बढ़ जाती है। कई जगह में आपने सही बताया कि जो एडवांस ट्रीटमेंट है, मॉडर्न मेडिसिन है, उसके भी वो लोग रीएम्बर्स करने में नहीं तैयार होते हैं। और ऐसा भी करते हैं कि पेशेंट का 10 लाख का भी बीमा है तो वो सिंगल AC रूम के लिए उनको तैयार करने के लिए बोलते हैं। ज्यादातर पेशेंट ये तरह से होते हैं, तो उन्होंने भी हमको दिक्कत आती है कि वो लोग हायर रूम कैटेगरी मांगते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वो भी मना कर देती है। तो ये सब प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने कई बार उन्होंने अपील की है कि आप इसके लिए ध्यान दो, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी डॉक्टर अतुल, इस पर आपका क्या कहना? हॉस्पिटल ने अपनी बातें रखी, लेकिन वही है कि हॉस्पिटल और TPA के बीच में मरीज पिसता है। अब आपके क्या तर्क हैं? देखिए, ऐसा है कि TPA जो है वो किसी जो इंश्योरेंस कंपनी जो जिसके साथ उनका करार होता है, जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चलती है।
जो इंश्योरेंस और लगभग ये जो दिक्कत चल रही है मेनली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में चल रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने सब हॉस्पिटल्स के साथ अपने रेट फिक्स किए हुए हैं, जिसमें कि वो अपने आप रेट फिक्स करते हैं और टीपीए को उन रेट्स को मानना पड़ता है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो काफी हद तक ठीक है कि जो रेट्स हैं वो काफी पुराने हैं। कई जगह तो 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, जबकि मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल होता है। तो रेट्स रिवाइज होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बाद में एक दफा जैसे हम क्लेम, जब उनका मेडिक्लेम का कैशलेस का प्रोसेस होता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज पे होता है उसका फाइनल बिल और समरी भेजी जाती है। उसके बाद वो फाइनल ऑथोराइजेशन जो टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में टीपीए इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनसे अप्रूवल लेके वो उसका अप्रूवल भेजता है। उसके बाद हॉस्पिटल की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट हाँ, दोनों के बीच में एक डेफिनेट कम्युनिकेशन गैप है। प्रॉब्लम जो आ रही है, जो मेरी समझ में आती है इतने सालों 20 सालों के एक्सपीरियंस से, वो ये है कि हॉस्पिटल्स का कोई भी रिड्रेसल फोरम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका कम्युनिकेशन का कोई चैनल नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और अल्टीमेटली जब इंश्योरेंस कंपनी के साथ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम आती है, अल्टीमेटली पेशेंट को कैशलेस नहीं मिलता, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है कुछ वजह से, और वो सफर करता है। नहीं तो अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? मैं एक एक करके आप दोनों के पास आता हूं। और एग्जैक्टली डॉक्टर वीरेंद्र, देखा जाए ना तो कैशलेस अब बचा ही नहीं है। होता यह है कि मरीज जाता है हॉस्पिटल में और वो भी प्रक्रिया बड़ी अजीब है। मान लीजिए कि किसी का कोई ऑपरेशन होना है, वो 5 लाख रुपए आपने एस्टिमेट दिया। अब टीपीए कहता है या बीमा कंपनी कहती है कि हम एक साथ 5 लाख रुपए का अप्रूवल नहीं देंगे, हम इसे पार्ट में देंगे, हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो मान लीजिए 5 लाख में से 2.5 लाख का अप्रूवल आ गया, लेकिन हॉस्पिटल कहता है कि 2.5 लाख बचा हुआ इसी समय जमा करो, नहीं तो मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। हम पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि पता नहीं वो बाकी का 2.5 लाख कब आएगा। अब बीमा कंपनी कहती है कि हम तो एक साथ करते नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं हम आपको सारा लौटा देंगे, एक बार फाइनल अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन सर फिर कैशलेस कहाँ रहा? 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन मरीज हॉस्पिटल में रहेगा, वो 2.5 लाख तो उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा। बाद में भले ही आप उसको 4 दिन बाद लौटा दें अप्रूवल आने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2.5 लाख रुपए उस समय उनकी जेब में नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि फिर कैशलेस का मतलब क्या रह गया? नहीं, आपने जो बताया सही बात है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि ये हॉस्पिटल में ये सर्जरियां होती है तो उसका अप्रोक्सीमेट एवरेज बिल इतना आता है। वो कई बार तो वो लोग 30% ही अप्रूवल देते हैं, तो भी हॉस्पिटल को भी दिक्कत आएगी कि फाइनल अप्रूवल के टाइम में सपोज उन लोगों ने पैसे काट दिया तो हॉस्पिटल वो कहां से वसूल करेगी। इसके लिए वो डिपॉजिट सिस्टम करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कैश ही लेते हैं, वो लोग चेक भी लेते हैं और यूपीआई भी पैसों का बंदोबस्त आप कर डॉक्टर सकते हो। ये बात तो मैंने मान ली, बात चेक या यूपीआई या क्रेडिट कार्ड की नहीं है। बात तो ये है कि मैंने माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं कि मैंने कैशलेस बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो मैं ये मानता हूं कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं इसकी प्रीमियम भर रहा हूं कई सालों से, तो मुझे कैशलेस इलाज मिलेगा। अब वो पैसे देने का तरीका कुछ भी हो, अगर वो देने ही पड़ रहे हैं तो फिर कैशलेस कहां हुआ? लेकिन उसमें हाँ जी, मेरी बात आप सुनो कि आप जो बता रहे हैं, लेकिन जो एजेंट्स होते हैं वो बीमा प्रीमियम का जो अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी उन लोगों को सही तरह के नहीं बताते हैं कि आपका इतना कटौती होएगा, आपको इतना को पेमेंट है। तो वो सब पहले से ही को पेमेंट वाली पॉलिसी सर अलग होती है। को पेमेंट जितना मुझे टर्म्स एंड कंडीशन पता है, कैशलेस मतलब कैशलेस, को पेमेंट इज डिफरेंट। लेकिन वो सब नॉलेज पेशेंट को ज्यादातर नहीं होता है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच ये तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए भी नहीं मैं अतुल जी आपके पास जाता हूं। इस ऐसे विवादों में ये होता है कि एक पेशेंट है, अब वो हॉस्पिटल ने उसको कहा कि मुझे नहीं पता, और जो ये कह रहे हैं वीरेंद्र साहब की भाई इनको ये डर रहता है कि क्या पता फाइनल अप्रूवल में कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा। वो पहले ही आरोप हॉस्पिटल्स की तरफ से है कि मनमानी काट छांट होती है, बहुत सारी चीज़ों को काट दिया जाता है, अप्रूवल बहुत लेट आते हैं।
और दूसरी तरफ अगर हम आपको कॉल करें बीमा कंपनी या टीपीए को, तो वो हमें ये समझाते हैं कि नहीं ये तो सिस्टम ही ऐसे चलता है, आप हॉस्पिटल से बात करो। तो फिर मरीज कहाँ जाए और कैशलेस का मतलब क्या? और आईआरडीए दूसरी तरफ कह रहा है कि 99% कैशलेस आप ऑप्ट कीजिए, सिर्फ 1% केसेस ऐसे होने चाहिए जहां बाद में रीइंबर्समेंट आए। सबसे बड़ी बात जो है, जहाँ क्यों ये सब हो रहा है कि एक, जैसा पहले कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा और मैंने भी उस बात को कहा कि हॉस्पिटल्स के साथ जो उनके रेट फिक्स हुए हुए हैं वो कई कई साल हो गए हैं, तो रेट इतने कम हो गए हैं कि जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। नंबर 2, जो इंश्योरेंस कंपनी है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ सर्जरीज, जहाँ पे ऑलमोस्ट खर्चा एक डिसाइडेड होता है, कितने दिन रहना है, क्या खर्चा होगा, उसके रेट फिक्स हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनी इकट्ठा भी देने में कोई वो नहीं है, पर क्या प्रॉब्लम नहीं देते सर। लेकिन ये मुझे एक चीज बताइए, क्या ऐसा कोई रूल है, क्या ऐसा कोई रूल है कि टीपीएस एक साथ पूरा क्लेम अप्रूव नहीं करते हैं, वो पार्ट में ही करते हैं? मतलब एडमिशन के टाइम पे 30%, ड्यूरिंग द कोर्स 30% और फाइनल बिल सबमिशन पे रेस्ट ऑफ द मनी? नहीं, जो पेशेंट सर्जरी के लिए होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हैं, क्योंकि उसमें खर्चा फिक्स नहीं है, कितना खर्चा होगा एस्टीमेट हॉस्पिटल की तरफ से भी जो आता है टीपीए को, वो बढ़ाकर आता है। वो भी अपने आप को कवर करके चलते हैं कि हम 3 दिन अगर रखना है तो 5 दिन का थोड़ा सा एक्सेस में करें, क्योंकि हॉस्पिटल को भी पता है कि 40% आएगा, 50% आएगा। पर जहां तक सर्जरी के केसेस हैं, उनके पैकेजेस डिसाइड हैं। प्रॉब्लम यही है कि पैकेजेस बहुत देर हो चुकी है, 5-6 साल हो चुके हैं, उसके बाद नहीं ये डॉक्टर अतुल, ये तो एक अलग समस्या हो गई कि पैकेज के रेट पे ही विवाद हो। कहीं तो पैकेज के रेट पे विवाद नहीं होता है, लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि इनको ये डर रहता है हॉस्पिटल्स को कि आप अप्रूवल के बाद पता नहीं कितनी काट छाट कर दोगे। वो पैकेज रिवाइज हो भी गया, आपने इनके रेट मान भी लिए, तो काट छाट तो अपने आप में एक अलग समस्या है। ये तब भी मरीज को बोलेंगे कि आपको पहले अप्रूवल लाइए पूरा, नहीं तो डिफरेंस पे कीजिए। इस तरह होता है कि अस्पताल के पास नई टेक्निक्स आ गई हैं। जब एक मरीज जाता है, डॉक्टर का फर्ज है, डॉक्टर की उसमें आता है कि वो सारे ऑप्शंस बताता है मरीज को, लेटेस्ट ऑप्शन भी बताया जाता है। पैकेज जितने हैं जो पुराने हुए हैं पुराने ऑप्शंस पे हैं, तो उस वजह से वो कवर नहीं होते। वहां पर सारा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जब अस्पताल कहता है कि आपके पैकेज में एक नॉर्मल हिस्टेक्टमी है, नॉर्मल लैब कोलिसिस्टेक्टमी है, उसके बाद जो स्टेपलर नहीं लगेंगे, ये नॉर्मल सूचर्स लगेंगे, हेमराइड्स में नॉर्मल होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो ये अस्पताल को ये डर रहता है मेडिकल केसेस में, पैकेज वाले में नहीं, पैकेज पूरा मिल जाता है। मेडिकल केसेस में जितना ऑथोराइज किया है उसमें काट छाट कर देंगे कि बाद में कह देंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इररिलेवेंट थी, इसके हम पैसे नहीं देते हैं। वहां पे सारा उन वजह से कंफ्यूजन होता है। नहीं मैं ठीक है एक हद तक, लेकिन जो मेरे कहने का तात्पर्य था डॉक्टर साहब वो ये था कि 5 लाख के ऑपरेशन में 5 लाख ही पे करता है, और बल्कि 5 लाख 10 रुपए पे करता है, लेकिन वो करता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और ड्यूरिंग वो 2-3 दिन के लिए जितने भी समय के लिए रहता है और वो डिफरेंस अप्रूव नहीं होता, वो व्यक्ति को जेब से भरना पड़ता है। और ये दिक्कत इसलिए क्योंकि आपके और हॉस्पिटल्स के बीच में एक ग्रे एरिया छूटा हुआ है। अब उसे IRDAI ठीक नॉर्मली 80% अप्रूवल फर्स्ट इंस्टेंट में आ जाता है। इन सर्जिकल केसेस 80% अप्रूवल आ जाता है। 80% के बाद थोड़ा सा हॉस्पिटल अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा वो लेता है सिक्योरिटी, दैट आई अंडरस्टैंड। 10-20 हजार रुपए या 10% कुछ हॉस्पिटल फॉलो करते हैं, लेकिन अब आप हो सकता है टेलीविजन पे सर अतुल जी ये बात नहीं मानी जा रही हो, जब तक फाइनल, लेकिन ये बहुत वाइड एक्सपीरियंस है जो कई लोग शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल डिफरेंस रखवाता है बिकॉज दे आर नॉट अश्योर कि वो पैसा मेरे पास कब आएगा और पूरा आएगा भी कि नहीं आएगा। खैर एक सवाल वीरेंद्र साहब आपसे, बीमा कंपनियों की तरफ से ये आरोप लग रहा है और बहुत सारे मरीज भी ये आरोप लगाते हैं। मैं आता हूं सर आपके, मैं आता हूं अतुल जी, हाँ मैं वीरेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं कि आप लोगों की ये बता रहा हूं सर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हॉस्पिटल का AL ऑथोराइजेशन भी आ जाता है, उसके बाद भी जब पेमेंट आता है तब वो कट के आता है। इसीलिए हॉस्पिटल को कुछ सिक्योरिटी के लिए पैसा भी रखना पड़ता है, और एक केस में होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, हर केस में ऐसा आता है तो हॉस्पिटल कहां से अपना कैश फ्लो मेंटेन करे। तो नहीं वही बात तो मैं अतुल जी से कह रहा हूं, लेकिन अतुल जी कह रहे हैं कि नहीं सर्जरी के केस में पूरा आता है, लेकिन आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं यहाँ कि नहीं, अगर नहीं है तो डिफरेंस आप कह रही हैं।
सर्जरी के केस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम 30% से ज्यादा जी देते ही बिल्कुल, नहीं यही है initial हकीकत है। approval। हाँ, कम से कम जो प्री अप्रूवल है वो हकीकत है, 30% से हकीकत ज्यादा ही नहीं रहेगी। आता। वो 30% इवन जो पैकेज रेट है उसमें भी क्यों 100% अप्रूवल नहीं देते हैं? जब हॉस्पिटल ने एक पैकेज रेट के लिए कोई सर्जरी आप फिक्स कर दी है तो उसमें भी क्यों 100% क्विकली अतुल जी, इस पे कोई रिप्लाई देखिए। हॉस्पिटल्स की अपने अनुभव है कि आपकी तरफ से 100% अप्रूवल नहीं आते हैं। सर आपकी एक तो आवाज कट रही है। हाँ, कर नहीं आते हैं। 100% नहीं आते हैं। मैंने वही बताया 80% अप्रूवल लगभग सारे टीपीओ ने एक वो कर रखा है 80%। नहीं सर, 80% भी नहीं आता। नहीं, मैं ये बात तो मतलब डॉक्टर साहब भी मना कर रहे हैं, मैं भी मना कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं जहां पर 30% के ऊपर अप्रूवल नहीं देते, और आप उनसे पूछ लीजिए। पैकेज है तो सबको कम से कम 80% देना चाहिए, मरीज से नहीं देना चाहिए, लेकिन सर मिलता नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ऑन ग्राउंड वो डिस्कस बिटवीन द हाँ, तो वो फिर डिस्कस करना चाहिए आपको, वो उसमें मरीज परेशान होता है। इसके लिए मैं वही बताता हूं कि आप इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के साथ डायलॉग होना चाहिए। वो लोग एसोसिएशन को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इंडिविजुअल डॉक्टर जाता है तो उसको तो वो कहां से वो कुछ उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे, और एसोसिएशन के थ्रू आते हैं तो भी वो लोग तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए इतने टाइम से ये चल रहा है, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसका कुछ समाधान कैसे लाए, लेकिन वो सोचने के बदले आगे के आगे और परिस्थिति बिगाड़ जाते रहे हैं। जी, तो एक डॉक्टर वीरेन एक आरोप इनकी तरफ से आप पर और लगता है, वो ये लगता है कि आप जो आम मरीज है, जो डायरेक्ट पहुंचा है, जिसके पास बीमा नहीं है, उसके लिए अलग रेट रखते हैं, और जो बीमा वाले लोग आ रहे हैं उनके लिए रेट अलग होता है। इस बात में वैसे तो बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं सर, इसमें कोई भी हॉस्पिटल के साथ कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का टाइप होता है तो उसके लिए उसका शेड्यूल ऑफ चार्जेस डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो शायद उनके पास ऐसी कंप्लेन आए तो वो हॉस्पिटल के पास उसको लेके आना चाहिए। ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती है। वो लोग अपने कोई भी तरह की कोई भी बिजनेस होता है तो कोई कैश पेमेंट आता है और किसी का रिक्वेस्ट लेके आता है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के रिलेटिव है, तो वो टाइम हॉस्पिटल को भी कुछ कंसेशन देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैश पेशेंट के पास कम चार्ज लेते हैं और इंश्योरेंस के पास ज्यादा लेते हैं। ये सब बहाने बनाने की बात हुई है। जी, मैं डॉक्टर अतुल इस पे आपकी भी राय चाहूंगा, लेकिन कई मरीजों का, कई लोगों का भी ये अनुभव है, और ये आरोप तो बाकायदा बीमा कंपनियों की तरफ से ऑन पेपर, ऑन लिस्ट, ऑन रिकॉर्ड लगाया गया है कि आप हॉस्पिटल्स जो हैं वो मेडिक्लेम के टाइम पे अलग रेट रिस्क रखते हैं और बाकी के लिए अलग। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात पे डॉक्टर शाह कह रहे हैं उसमें मानूंगा, क्योंकि जब एक इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए एक हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन करता है तो एक पर्टिकुलर ईयर का रेट जो होते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो होते हैं, उसको फिक्स कर देता है। रूम चार्जेस को, बाकी सब चार्जेस को फिक्स कर देता है, और वो जब तक एमओयू रिन्यू नहीं होता तब तक वही चार्जेस रहते हैं। अमूमन जो है एमओयू 2 साल के लिए होता है, पर वो एमओयू 3-3, 4-4, 5-5 साल तक रिन्यू नहीं होता। रादर टीपीए वाले केसेस में जो चार्जेस है कैश से कम होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए हर साल अपने चार्जेस एज पर मेडिकल इन्फ्लेशन, एज पर मार्केट फोर्सेस वो तो बढ़ाता ही है। तो टीपीए के या जो इंश्योरेंस कंपनी के चार्जेस है, रूम रेंट्स के और बाकी चीज़ों के, वो लगभग उससे कम होते हैं जो उसका शेड्यूल ऑफ चार्जेस होता है। जी, लेकिन इसमें लोगों की राय डिफरेंट है, और मैंने जैसा कहा कि ऑन रिकॉर्ड अभी जो पूरा विवाद हुआ और उसमें जो आर्टिकल्स छपे या जो कमेंट्स आए या जो फिर बातें कही गई, उसमें कहा गया कि चार्जशीट डिफरेंट रहती है। बहरहाल एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। अब इस पूरी समस्या का निदान क्या है? झगड़ा तो हॉस्पिटल और बीमा कंपनियों के बीच है, लेकिन इसमें क्यों एक आम व्यक्ति पिस रहा है? IRDAI ने बहुत सारे नए नियम भी बना दिए हैं, मसलन 1 घंटे के अंदर प्री अप्रूवल, 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज के वक्त अप्रूवल, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं? और बीमा कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच की लड़ाई कितनी भारी पड़ेगी एक आम कंज्यूमर पर, एक आम मरीज पर? उस पर हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बात हो रही है कैशलेस मेडिक्लेम की, जहां पर सस्पेंशन का टेंशन, यानी कि पिछले महीने से अब तक वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कुछ हद तक सॉल्व होने की भी खबरें आई हैं। कुछ बीमा कंपनियों को रोक दिया कैशलेस ट्रीटमेंट से हॉस्पिटल ने, लेकिन एक ये बड़ी समस्या है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वीरेंद्र और डॉक्टर अतुल। तो वीरेंद्र साहब, अब ये बताएं कि इस समस्या का हल क्या। आप कह रहे हैं कि आप बात करना चाहते हैं, तो ये बीमा कंपनियां या उनका एसोसिएशन या टीपीएस आपके पास आते नहीं हैं। इनका कहना है कि ये तो गवर्नड है IRDAI से, इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको गवर्न करने वाली कोई बॉडी नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। IRDAI में हमारे लिए हॉस्पिटल्स और प्रोवाइडर के लिए कोई ग्रीवेंस के लिए कोई वही प्रावधान ही नहीं रखा है। आपको भी मालूम होगा कि लास्ट ईयर 2024 में एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सामने 13,000 से 14,000 कंप्लेन आई थी। उसमें से 10,000 रुपया कटौती की और टोटली कैशलेस रिजेक्शन की कंप्लेनें थी। तो ये सब क्या बताता है? हॉस्पिटल्स तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, वो चार्जेस भी अपने ऐसे रखते हैं, उसका जो एसओसी है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है। फिर भी वो एसओसी भी कई कंपनियां मानती नहीं है, और हर कंपनी अपना एसओसी अलग तरीके से बनाती है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन उनकी तरफ से भी हमको चाहिए कि सपोज ए कंपनी के साथ हमारा जो एसओसी है वो बी कंपनी नहीं मानती है, बी कंपनी का जो एसओसी है सी कंपनी नहीं मानती है, तो हॉस्पिटल कैसे काम कर सकती है? फिर आप बोलते हैं कि आप कैश पेशेंट को वो डिस्काउंट देती है। ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में तो नहीं आया है। तो ऐसा होता तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी के सामने इतना बड़ा जो क्लेम रिजेक्शन का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो हॉस्पिटल के सामने क्यों नहीं हुआ है ऐसा? ठीक है, डॉक्टर अतुल क्या कहेंगे? इनका कहना है कि हर कंपनी इनको अलग अलग ट्रीट करती है और इनके साथ इतनी प्रॉब्लम से आप लोग मानते नहीं हो, मनमाना कांट-छांट करते हुए, कि उदाहरण इन्होंने दे भी दिया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, और ये परेशान है, ये तो इलाज करना चाहते हैं लेकिन आप लोग उसमें सहयोग नहीं देते। देखिए, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं देते हैं, पर यस, मैं ये बात को मानूंगा कि एक कम्युनिकेशन चैनल जो एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो जिसकी वजह जो कि आपस में जो कॉन्फिडेंस मेजर्स हैं वो बने और वो उससे सारी दिक्कतें खत्म हो। तो सर वो फिर है क्यों नहीं? मतलब वो चैनल है क्यों नहीं? कौन सी बात है जो उसे बनाने से रोक रही है? ऐसा कोई भी नहीं है, कोई बात बनाने से रोक रही है। कुछ कंपनियों ने चैनल रखे हुए हैं, जैसे पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, PSUs हैं, उन्होंने उनके यहाँ फिर भी बात होती है, उनसे वो हो पाता है। प्राइवेट इंश्योरर में कई जगह बात नहीं हो पाती है, उस वजह से हॉस्पिटल्स को दिक्कत होती है। बाकी इसको किया जा सकता है। जहाँ तक और जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि बीच में एक IRDAI ने और PSU ने स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग ऑफ हॉस्पिटल्स को शुरू किया था, पर इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इतने सब, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि वो हो नहीं पाता। तो डॉक्टर साहब, ये जो शेयर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, जो IRDAI मिलके आप लोगों को दोनों को कंबाइन करके बनवाएगा, क्या उससे बात बन पाएगी? क्या तब चीजें सॉर्ट होती हुई नजर आएंगी? यस, एक कंबाइंड मीटिंग होगी। बिल्कुल नहीं आएंगी। उन्होंने देखो, हाँ जी, एक एक करके। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र, क्विकली। हाँ देखो, उसमें क्या है, GIC ने कॉमन एम्पैनलमेंट का एक नया चांसेस लिया है, लेकिन उसमें जो प्रोवाइडर है उसके लिए उनके साथ कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, और सब जो भी उन्होंने क्लॉज रखे हैं वो सब इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में ही रखे हैं। हॉस्पिटल के लिए कोई ग्रीवेंस वगैरह के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, या उसके लिए प्रावधान नहीं है, और कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है फिर इसके लिए या तो कोई नई बॉडी हो जो आप दोनों को एक साथ गवर्न करे, ताकि आप दोनों एक देखो, जैसे देखो, हमारी तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम एसोसिएशन बना है, और दूसरा भी एक दो एसोसिएशन, सबको साथ में लेके इंश्योरेंस कंपनी को सलाह मशूरा करना चाहिए, तो जरूर उसका आगे निकाल आ सकता है। ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को अपना मुनाफा बढ़ाना है और उसी तरफ ही वो लोग ध्यान देते हैं।
तो अतुल जी, फिर ये तो एक कंपनी अपने मुनाफे का देखेगी, हॉस्पिटल अपने मुनाफे का देखेगा, तरीका क्या है? पिस तो इसमें ग्राहक रहा है, तो क्या IRDAI ही दोनों को अपने अंडर ले ले? अभी तक आपको गवर्न करते हैं, अब इनको भी गवर्न करना शुरू कर दें। जो इनिशिएटिव लिया है कॉमन इम्पैनलमेंट का, वो एक प्रिंसिपली एक ठीक डिसीजन है, पर प्रॉब्लम क्या है कि कॉमन इम्पैनलमेंट करने से सारी कंपनियां, 32 कंपनियां हैं आज की डेट में, 32 इंश्योरेंस कंपनी हैं, जिसका कुछ का कम वॉल्यूम है, कुछ का ज्यादा वॉल्यूम है, कुछ का रिटेल का वॉल्यूम है, कुछ का कॉर्पोरेट का वॉल्यूम है, वो रेट एक ही हो जाएगा। एक होने से किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो तो आप सब कंपनियों से बार करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। A common empanelment is not the answer. I don't agree with that. Common empanelment एक आंसर नहीं है। हाँ, आंसर ये है कि एरिया वाइज एक TPA के कोऑर्डिनेशन बने, और TPA की जो एसोसिएशन है या TPA का कोऑर्डिनेशन बने, और जो हॉस्पिटल्स की कॉमन उस एरिया की एसोसिएशन है उसके साथ बैठ के और ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो हम कब तक उम्मीद करें सर कि ये होगा? चलिए, ये भी बात सही है, लेकिन ये कब तक होगा? हाँ जी, मैंने कहा चलिए ये बात भी सही है, स्वागत योग्य है कि चलिए एरिया वाइज ही सही, लेकिन ये होगा कब? इसके लिए किसी को लीड कर लेना पड़ेगा। कई कई जगह पे लीड लिया गया है, जैसे दिल्ली का है, दिल्ली में नर्सिंग होम फोरम है, नर्सिंग होम फोरम ने लीड लिया, TPS को बुला के कॉमन बात करने की कोशिश की गई। कोशिश करने में कुछ जो जनरल बातें थी, जो कॉमन बातें थी, वो सॉल्व हुई, पर जो उसके बाद में जो इंडिविजुअल बातें आ जाती हैं वो प्रॉब्लम आती है। पर इससे जब हम बार बार मिलेंगे, जब कोई दोनों स्टेक होल्डर्स जिनका मैक्सिमम वो है, एक का दोनों का, ऐसा नहीं है कि दोनों बिजनेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रॉफिट चाहिए, दोनों को प्रॉफिट चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि इसके लिए आप दोनों को मिलके ही, या इवन IRDAI के इंटरवेंशन से या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन से कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जहां कम से कम आप दोनों की बातें हों, आप अपनी बातें आपस में शेयर करें, उस पर एक कॉमन एग्रीमेंट पे पहुंचे और उसे लागू करें जहां तक पॉसिबल है, और कोई एक उसकी निगरानी करे। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आप दोनों अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन अगेन ये स्वास्थ्य का मामला है, कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो कैसे उस चीज को मैनेज करता है, वो दर्द आप सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। तो उसके साथ बीमा लेते हुए भी वो परेशानियां गुजरे, ये शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और एज ए सेक्टर भी ये चीजें अच्छी नहीं है, ना तो हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, ना हमारे उभरते बीमा सेक्टर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद यही करते हैं कि आप दोनों मिलकर जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे और आगे कैशलेस बैन हो, बंद हो, ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।